तो आप सभी का एनसिका एजुकेशन हब में स्वागत है। और आज हम बताने जा रहे हैं जो हमारा आज यूपी टेट पेट का जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट, उस फर्स्ट शिफ्ट का जितना भी एग्ज़ाम है पेपर सोल्यूशन हम करवाने जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर आएगा, पहला क्वेश्चन जो आ जाएगा हमारा, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पार्जन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? इसमें जो बनेगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा? पूना हो जाएगा। लेकिन पूना की थोड़ा विस्तृत जानकारी रखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर कहा जाता है कि दक्कन की जो रानी थी, दक्कन की रानी, ठीक है, दक्कन की जो रानी थी उन्होंने कहा था कि 17वीं शताब्दी, ठीक है, 17वीं शताब्दी के दौरान राजधानी की रूप में महत्व मिला था। तो ये हमारा ये क्वेश्चन से यहाँ से आ जाता है। तो बस याद रखिएगा 17वीं शताब्दी के दौरान इसकी राजधानी बनी थी पूना। अगला क्वेश्चन आ जाएगा महावीर। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाता है, जानने लगा, यह जिन का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है याद रखिएगा विजेता होता है। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है विजेता होता है। तो महावीर जी क्वेश्चन याद रखिएगा कि महावीर जी से जो भी क्वेश्चन पूछेगा हो सकता है कि सेकेंड शिफ्ट में पूछ सके या कल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में भी आपका यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो महावीर और जो हमारे बौद्ध जी हैं, महावीर और मौर्य जी के क्वेश्चंस यहाँ से तैयार कर लीजिएगा। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के क्वेश्चंस बिल्कुल अटेम्प्ट करिएगा और तैयार करके आइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जैसा कि दिया है थर्ड क्वेश्चन, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो देखिए इसके जो 4 जो प्रांतीय जो केंद्र थे उसमें आ जाएगा तक्षशिला, सुवर्णगिरी और उज्जैनी, और एक जो था चौथा वो तौसाली था। तो इस ऑप्शन में तौसाली ऑप्शन नहीं दिया है, जिसमें क्या है इंद्रप्रस्थ है, और ये इंद्रप्रस्थ क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा है कि इनमें से कौन केंद्र नहीं था, तो जो नहीं था कौन सा हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाएगा चौथा नंबर जो दिया है कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? इसका जो आंसर हो जाएगा हम यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन बी, ब्यास और सतलुज हो जाएगा। और ब्यास और सतलुज का याद रखेगा कि ब्यास का अन्य नाम क्या पड़ता है? प्राचीन नाम इसको विपाशा कहा जाता है और सतलुज को सतुद्री कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका याद रखिएगा। और दूसरा ये दिया है कि जो विश्वामित्र जो है नदी का जो संवाद सूक्त ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है। तो किसका हो जाएगा? तीसरे मंडल का 33वां सूक्त। ठीक है, 33वां सूक्त हो जाएगा। तो 33वां सूक्त है, इसके ऋषि विश्वामित्र और देवता नदी है, इसमें विपाशा और सतुद्री नदियों का वर्णन आया है। तो याद रखेगा कि इसका जो प्राचीनता नाम के बारे में पूछ दिया है। ठीक है, तो प्राचीनता नाम व्याख्यान दिया है, लेकिन यहाँ पर इसका आधुनिक नाम के बारे में यहाँ पर दे दिया ऑप्शन में। तो बहुत से लोग कंफ्यूज में होंगे कि विपाशा है कि सतलुज है। बहुत लोग विपाशा और सतुद्री के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन इसका जो आधुनिक नाम है वो इसका यहाँ से क्वेश्चन में पूछ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा पांचवा जो दिया है कि 1722 में डैश की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आमेर हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा याद रखिएगा कि जो जय सिंह जो द्वितीय हैं, जो जय सिंह हैं, उनकी जो उनके जन्म हुआ था वो 3 नवंबर 1688 के दिन हुआ था और 21 सितंबर 1743 को उनका मृत्यु हुआ था। इनको जो कहा जाता है, जिन्हें सवाई राजा जय सिंह के नाम से भी जाना जाता है। और यह इसके याद रखिएगा कि जो उनका जन्म हुआ था, उनका जन्म जो हुआ था कछवाहा, उनका जन्म जो हुआ था कछवाहा की राजधानी आमेर में हुआ था। ठीक है, तो कछवाहा की राजधानी आमेर में हुआ था, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। और इनके पिता का जो नाम था, उनके पिता का जो नाम था राजा बिशन। ठीक है, तो राजा बिशन जो है उनके पिता का नाम हो जाएगा। तो हो सकता है क्वेश्चन अगर पूछ सके तो याद रखिएगा राजा बिशन सिंह जो है इनके पिता का नाम हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि ये कितने वर्ष की उम्र में ये शासक बने थे? ये 11 महज 11 वर्ष की उम्र में ये क्या बने थे? शासक ये बने थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 6 नंबर, देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस काम पर काम किया जाए। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा राजगोपालाचारी का थोड़ा हिस्ट्री जानेंगे हम। इनका जो फुल नाम था वो उनका नाम हो जाएगा चक्रवर्ती राजा राजगोपालाचारी था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तमिल के थे, ठीक है। और ये भारत के क्या थे? ये भारत के वकील और लेखक भी थे, और साथ ही साथ ये क्या थे? राजनीतिक भी थे, ठीक है। तो बिल्कुल इनको याद रखिएगा इनके बारे में। और लेखक भी थे, राजनीतिक भी थे, और ये दार्शनिक भी थे, ठीक है। ये क्या था? इनका दार्शनिक भी थे। तो इनको याद रखिएगा, इनके बारे में थोड़ा विशेषता है। और इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? तो इनको राजा जी के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। और इनके बारे में ये है कि ये स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर, स्वतंत्र भारत के सेकंड गवर्नर थे, ठीक है। और द्वितीय गवर्नर जनरल थे, और प्रथम भारतीय के गवर्नर जनरल थे। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी, राजगोपालाचारी थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हमारे कौन सा हो जाएगा? सी, राजगोपालाचारी हो जाएगा। तो कहीं इनका नाम भी याद रखिएगा, चक्रवर्ती हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इनका? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। तो बिल्कुल इनके याद रखिएगा। और इनके बारे में इनकी विशेषता थोड़ी बहुत ये है। और इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना भी की थी। और ये गांधी जी क्या थे? ये गांधी जी के समधी थे, ठीक है। क्योंकि इनकी जो राजा जी थे, इनकी पुत्री लक्ष्मी का विवाह गांधी के सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी से हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 7वां। देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीतिक में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो ये जो हमारा जो उसका आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा स्वराज पार्टी का। और याद रखेंगे स्वराज पार्टी के बारे में कि जो स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी, यानी कि इस दल की जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1 जनवरी 1923 को हुई थी। और इसमें जो आएगा हमारे देश बंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। ये इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्यान है। और याद रखिएगा, जो स्वराज का जो अर्थ होता है, यहाँ पर देश स्वराज का अर्थ, स्वराज का जो अर्थ होता है अपना राज्य। क्या होता है? अपना राज्य होता है। इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है। और ये थोड़ा इससे क्वेश्चन पूछ देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे हम। अगला क्वेश्चन जो हमारा आ जाएगा, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो हमारा कोलकाता हो जाएगा। और चूंकि थोड़ा जानेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में कि इसको असहयोग आंदोलन को 1 अगस्त असहयोग आंदोलन को 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 1920 में औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। और इसके बाद इस आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन जो है वो हुआ था 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है और इसको याद रखिएगा। क्वेश्चंस यहाँ से पूछ सकता है। बिल्कुल आप पेपर में पढ़ के जाइएगा। जितने भी गांधी जी द्वारा जितने भी आंदोलन किए गए हैं उन आंदोलन को पढ़ लीजिएगा, जिसे कहा जाता है गांधी युग कहा जाता है। गांधी युग के बारे में पढ़ के जाइएगा तो क्वेश्चन वहाँ से एकदम बिल्कुल आएगा। जो भी नेक्स्ट शिफ्ट में जो पेपर होने वाला है या कल के एग्जाम जो होने वाला है उन एग्जामों में इस पॉइंट से हो सकता है क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बिल्कुल आप इस पॉइंट को तैयार करके जाइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? इसका जो आंसर हो जाएगा ये बहुत ही बेहतरीन आंसर है। इसका जो आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन हो जाएंगे? खुदाई खिदमतगार के बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि ये खुदाई खिदमतगार आंदोलन का मेन उद्देश्य क्या था? तो जिसका मेन उद्देश्य था गांधी द्वारा शुरू किए गए सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन करना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जरूर आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, ठीक है।
समर्थन करना था। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, लाल कुर्ती या लाल शर्ट आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता था। ठीक है, और ये खिदमतगार आंदोलन भी इसे कहा जाता है। तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा। और याद रखिएगा खिदमतगार का हिंदी में अर्थ क्या होता है, तो भगवान का सेवक होता है। तो क्या होता है, भगवान का सेवक। ये बिल्कुल उसको जानिएगा कि जो खिदमतगार होता है उसका अर्थ क्या होता है, भगवान का सेवक। ठीक है, भगवान का सेवक होता है। तो ये इसको याद रखिएगा। और ये किस सन में इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये जो हुई थी याद रखिएगा 1929 में। 1929 में इसको आयोजन किया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और क्वेश्चन पूछेगा आयोजन, अब पूछेगा कि स्थापना कब हुई थी, तो 1930 में। ठीक है, तो ये पॉइंट को जरूर आप याद करिएगा। ठीक है, क्लियर करके रखिए। क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, ये पूछेगा कि 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ये सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। और याद रखिएगा कि सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है, तो ये जो हमारा सैन फ्रांसिस्को जो होता है ये हमारा अमेरिका में स्थित है। कहाँ पड़ेगा, तो ये हमारा अमेरिका में, यूएसए अमेरिका में स्थित है। थोड़ा बहुत जानेंगे गदर पार्टी के बारे में। यह जानेंगे कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किसने की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना जो थी सोहन सिंह, ठीक है, सोहन सिंह बकना, ठीक है, सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल ने की थी इसकी स्थापना। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो इसका मेन जो उद्देश्य था सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से औपनिवेशिक महाशक्ति से छुटकारा पाना और महाद्वीप पर एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना था। तो ये याद रखिएगा, ये इसका मेन उद्देश्य था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सोहन सिंह बकना थे। कौन थे, सोहन सिंह बकना थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो आ जाएगा हमारे यहाँ पे याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन आ जाएगा इसमें तो यह है कि सिरोए कुमुदिन लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र असलीय कुमुदिन लिली है। अब ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसे ये कह रहा है कि ये एक पुष्प के बारे में कह रहे हैं कि ये जो कुमुदिन लिली है यानी कि जो सिरोई है ये क्या है, एक मणिपुर, ये कहाँ का है, मणिपुर का। मणिपुर का क्या है, ये वहाँ का राजकीय फूल है और इसको राजकीय फूल को घोषित किया गया है। इसके बारे में याद रखिएगा। और ये जो है ये पर्वतमाला यानी कि हिम पर्वतमाला के ऊपरी भाग में ये पाया जाता है। लगभग समुद्र तल से 1700 मीटर की ऊंचाई पे यह फूल पाए जाते हैं पर्वतमाला पे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और इसका वनस्पति जो नाम है, इसका वनस्पति जो नाम होता है उसका जो नाम है लिलियम। ठीक है, लिलियम मैकलिनिया, लिलियम मैकलिनिया इसका क्या है, वनस्पति नाम पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। और इसकी खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा इसकी जो खोज की थी, इसकी खोज आ जाएगा यहाँ पर फ्रैंक किंगिन वार्ड नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने इसकी खोज की थी 1946 में की थी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत याद रखिएगा। और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ वनस्पति अनुसंधान के लिए मणिपुर पहुंचे थे। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत उनके बारे में है, इसके बारे में याद रखिएगा। और ये इसके खासियत ये चीज़ है कि ये जो है 1 से 3 फीट तक ऊंचे होते हैं सब। ठीक है, और ये क्या होते हैं, एक साथ 7 फूल खिलते हैं और ज़्यादातर ये फूल जो होते हैं बहुत ही कम दिखाई देते हैं। तो इसीलिए क्या होते हैं, ये थोड़ा विख्यात हो जाते हैं। और इनका जो रंग होता है नीले गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, ये एक प्रकार क्या होता है, पुष्प है। और जो कहाँ पाया जाता है, एकमात्र स्थलीय कुमुदिन लिली है। ये किस राज्य में है, मणिपुर में है। तो बिल्कुल आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अब इसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि जो उड़िया का पठार है वो हमारा आता है राजस्थान का पड़ता है। ठीक है, और राजस्थान के किस जिले में आता है, तो सिरोही। कौन सा जिला आ जाएगा, सिरोही जिला। और इसका मेन ये चीज़ है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा ये पठार है, लगभग में 1360 मीटर क्या है ये ऊंचा पड़ता है। ये इसीलिए क्या है, ये विख्यात यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ से ये हो जाएगा कि राजस्थान में कौन कौन से पठार हैं, तो ये भी याद रखिएगा कि उड़िया का पठार ये है। दूसरा आ जाएगा आबू का पठार जो माउंट आबू सिरोही राजस्थान में पड़ता है। भोराट का पठार, ऊपर माल का पठार, लसाड़िया का पठार, मेसा का पठार, कांगनबाड़ी का पठार,
छप्पन का पठार, मानदेशार का पठार। ये सब जो है ये राजस्थान के क्या थे, ये हमारे प्रसिद्ध पठार थे, जिसमें से सबसे ऊंचा जो पठार होता है 1360 मीटर ऊंचा है, ये हमारा आता है उड़िया का पठार। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है यहाँ पर याद रखिएगा कि शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा का क्या कारण है। अब देखिए यहाँ पूछ दिया है कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में, याद रखिएगा यहाँ पर मैप जो बनता है तो यहाँ पर हमारा केरल राज्य होता है, और जो केरल राज्य है याद रखिएगा कि यहाँ पर जो वर्षा जो होती है सबसे पहला 1 जून को यहाँ पर वर्षा होती है, और 1 जून को जो हमारे भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा जो हमारा पश्चिमी घाट जो होता है, पश्चिमी घाट का जो केरल का जो हिस्सा पड़ता है, इस हिस्से में सबसे पहला मानसून यहाँ से प्रवेश करता है। और ये जो मानसून होता है यह हमारा नीचे पड़ेगा दक्षिण और ये है पश्चिमी, यानी कि दक्षिण पश्चिम से यह मानसून प्रवेश करता है। प्रवेश करने के दौरान सबसे पहली वर्षा केरल के तट पर कराता है, और धीरे धीरे क्या होता है यह मानसून हमारे पूरे भारत के सभी राज्यों में क्या होता है धीरे धीरे फैलता हुआ जाता है। आगे जाने के बाद यहाँ पर याद रखेंगे हमारा क्या पड़ता है, हिमालय पड़ता है, और हिमालय से जाकर टकराव होने के बाद में यह मानसून फिर वापस लौटता हुआ आता है, जिसे कहा जाता है लौटता हुआ मानसून। यह लौटता हुआ मानसून कोरोमंडल के तट यानी कि हमारे तमिलनाडु के तट पर यह वर्षा कराता है। ये लगभग दिसंबर के दौरान कराता है, जिसे बौछार के वर्षा भी कहा जाता है। कभी कभी हम देखेंगे सर्दी के मौसम में भी वापस जो मानसून जब लौटता है तो उसके दौरान हल्की फुल्की वर्षा होती है या दिखाई देती है। तो जो 10 वापस जब वर्षा जब आएगा तो इधर की तरफ कौन सा दिशा पड़ेगा, इधर पूरब हो जाएगा और ऊपर पड़ जाएगा हमारा उत्तर, यानी कि उत्तरी और पूर्वी वर्षा ऋतु का मानसून। तो ये हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये चीज़ हमारा ये इंडियन ज्योग्राफी का है, और अगर आप लगे होंगे तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इस चैनल पे भाई बहुत ही मैप के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन जानेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा यहाँ पर, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार वो का ग्रेनाइट यहाँ पर पाया जाता है। देखिए कहीं कहीं कुछ चैनल वाले नाम नहीं बताएंगे, लेकिन कहीं कहीं उन्होंने किसी क्वेश्चन का आंसर ये भी बतला दिया, राखी ग्रीन ग्रेनाइट बता दिए हैं वो लोग। ठीक है, और कहीं से किसी ने चैनल वालों ने रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट बताया है। हम फुल एनालिसिस के साथ बता रहे हैं कि जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो जालौर जिला है, जालौर जिला में गुलाबी रोजी पिंक ग्रेनाइट के चट्टान पाए जाते हैं। और जो हमारा जो क्वेश्चन जो हो जाएगा यहाँ पे याद रखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछा है कि जो राखी ग्रीन ग्रेनाइट है वो किसके लिए, सुनहरे शहर, मतलब कि जो राजस्थान है वो सुनहरे शहर और ग्रेनाइट शहर के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें से जो रोजी पिंक ग्रेनाइट है वो हमारा जालौर शहर जिले में पाया जाता है, और राखी ग्रीन ग्रेनाइट है वो उदयपुर में पाया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन को याद रखिएगा। और जो जितने भी चट्टान उट्टान का जो निर्माण होता है वो हमारे ज्वालामुखी से जो मैग्मा बाहर निकलता है लावा के रूप में, उसके जमने के कारण और वो ठंडा होने के उपरांत धीरे धीरे उसके रूपों में रूपांतरित होने के बाद इन चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। और ये याद रखिएगा चट्टान जो होते हैं बहुत सारे जो हमारे घरेलू कार्यों में बहुत ज़्यादा ये काम आते हैं, जैसे कि मार्बल्स के काम होते हैं। मकराना का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो मार्बल्स है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है ये। ठीक है, तो इस तरह का आते हैं सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो जानते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारा, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित। याद रखेंगे जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और थोड़ा इसके बारे में ये जानेंगे कि ये जो हमारा बंदेल जो चर्च है ये सबसे पुराना चर्च के नामों में इसका नाम दर्ज है, और ये भारत के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। इसे बेसिलिका ऑफ द होली रोजरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसका जो चर्च का जो निर्माण हुआ था वो 1599 में इसका निर्माण हुआ था, और ये पुर्तगालियों द्वारा बसने की याद में इसे किया गया है। और ये जो चर्च है ईसा मसीह की माँ मैरी जी को क्या है समर्पित है। ये थोड़ा बहुत उसका एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो आपको बता दे रहे हैं, ये बिल्कुल आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि इस चर्च को किसके द्वारा इसको नष्ट भी कराया गया था, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP को कौन मंजूरी देता है। देखिए जो इसका जो मंजूरी देता है वो हमारा हो जाएगा
आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये है कि जो हमारी जो भारत सरकार है उन्होंने जो FRP के तहत प्रति क्विंटल पे 10 रुपये बढ़ाकर इन्होंने क्या कर दिया है, 285 रुपया कर दिया है। और ये 285 पे जो कर दिया है वो चीनी के वर्ष के अक्टूबर से लेना प्रारंभ हो जाएगा और अगले साल सितंबर में ये खत्म हो जाती है। तो थोड़ा जानेंगे हम इसके बारे में कि FRP ये क्या है। देखिए FRP जो है, ये FRP जो है, यह FRP वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर चीनी मिलों को किसानों से गन्ना खरीदना होता है। यानी जो चीनी मिल जो जितने भी हमारे भारत में हैं वो किसान से क्या करेंगे, वो कम से कम रेट पर गन्ना को वो खरीदेंगे और गन्ना खरीद के क्या करेंगे, वो कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो हर साल FRP की सिफारिश भी करता है और साथ ही साथ CFC गन्ना सहित प्रमुख कृषि उत्पादों की कीमतों के बारे में सरकार को अपनी सिफारिश भेजती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वो जानकारी के लिए है। और ये जो इसका आदेश जो था वो FRP तय करती है। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा भाई, तो इससे ये फायदा होगा कि किसानों को कितना फायदा होगा, तो इससे किसान को भाई बहुत ही कम फायदा हो पाता है। इसमें क्या है कि कई स्टेट वाले हैं, जितने भी अदर जो राज्य के हैं, वो अपना अपना जो FRP क्या करते हैं, तय करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो गन्ने पे जो अपने पे जो कीमतें क्या करते हैं वो तय करते हैं। जैसे कि हमारा गन्ना उत्पादन में मालूम है कि सबसे पहला कौन सा आता है, हमारा उत्तर प्रदेश आ जाता है, पंजाब, हरियाणा, जितने भी हमारे भारत के जितने भी तराई क्षेत्र हैं, ठीक है, उन तराई क्षेत्रों में गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और यूपी सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर आता है। क्योंकि यूपी का जो तराई क्षेत्र है, जैसे पंजाब, हरियाणा, सहारनपुर हो गया, बिजनौर हो गया, इन जिलों में, मेरठ हो गया, सबसे ज़्यादा मेरठ में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो जो भी हमारे यूपी का जो पश्चिमी जिले हैं सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, गन्ना उत्पादन में सबसे ज़्यादा वो आगे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट्स है। अगला क्वेश्चन जानेंगे 17 नंबर। तो देखेंगे 17 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा कि काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी कौन देता है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं मनरेगा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मनरेगा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये मनरेगा आ जाएगा। और मनरेगा जो हमारा लागू हुआ था, ये हमारा 2009 में लागू हुआ था। इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी जरूर है, याद रखेगा। एक आता है 2005 में जो हमारा जी अधिनियम पूछेगा 2005 का है। ठीक है, और ये 2005 से भी लागू हुआ था। और साथ ही साथ याद रखिएगा जो मनरेगा है, एक नरेगा होता है, एक मनरेगा होता है। तो ये पहला आ जाएगा नरेगा, जो नरेगा जो हो जाएगा वो तो हमारा 2005 था, लेकिन बाद में आता है उसे महात्मा गांधी जो कर देता है मनरेगा, एम यहाँ पर लग जाता है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो मनरेगा है वो 2009 में हो जाएगा। और ये इसका मेन, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, तो इस अधिनियम का जो मेन उद्देश्य है, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देने का मेन इसका क्या है, इसका उद्देश्य है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी है, बिल्कुल आप याद रखिएगा। और इससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि काम करने का अधिकार क्या है। ठीक है, और ये किस आर्टिकल के तहत आता है, तो ये जो आर्टिकल जो आता है 332 और 343 में भी इसका व्याख्यान किया गया है, जो व्याख्यान मानव के अधिकारों संबंधी वैश्विक घोषणा के तहत आता है। इसके बारे में ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा फैक्ट्स था। अगला जानेंगे क्वेश्चन, यहाँ पर याद रखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 18 नंबर। ये जो क्वेश्चन आ जाएगा, जो आ जाएगा हमारा, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है। अब देखिए ये स्वर्ण क्रांति, तो ये हमारा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। और इकोनॉमिक्स से जितना भी पंचवर्षीय योजना है, उस पंचवर्षीय योजना के तहत ये सारे जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, तो ये जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्रांति हैं, जैसे नीली क्रांति है, पीली क्रांति है, सुनहरी क्रांति है, ये गोल्डन क्रांति है, सिल्वर क्रांति है, जितने भी ये क्रांति हैं सब ये बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल ही आता है, जो कि यहाँ से हमारा क्वेश्चन एक आ चुका है, पूछा है स्वर्ण क्रांति। और ये स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, बागवानी से। अब थोड़ा इसका एक्स्ट्रा फैक्ट्स ये देखेंगे कि जो स्वर्ण क्रांति है, भारत में कृषि विकास के इतिहास में अनोखी अवधियों में
स्वर्ण क्रांति एक प्रसिद्ध उल्लेख है जिसे आप देख सकते हैं कि वास्तव में भारत में कृषि विकास की अवधि के रूप में से जाना जाता है, जो बागवानी और शहद उत्पादन, कौन सा जगह, बागवानी और शहद उत्पादन के विकास पर एकीकृत रूप से केंद्रित थी। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। ये जो शुरुआत हुई थी 1991 से लेके 2003 के बीच में हुई थी। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जिसे हम याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा आ जाएगा, हमारा 19 नंबर जो क्वेश्चन आ जाएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है, हमारा क्वेश्चन पूछा है कि बीमा विनायक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। याद रखेंगे कि जो उसका मुख्यालय है वो हमारा आंसर हो जाएगा हैदराबाद। लेकिन एक पूछता है कि क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है। अगर कह देगा कि क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है तो ये हमारा हो जाएगा मुंबई, और मुंबई के साथ साथ जो हो जाएगा नई दिल्ली भी इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर क्षेत्रीय मुख्यालय कहेगा तो मुंबई और नई दिल्ली हो जाएगा, लेकिन इसका मेन हेडक्वार्टर्स कहेगा ये कहाँ पड़ेगा, हमारा हैदराबाद, जो कि तेलंगाना स्टेट में पड़ता है। और ये थोड़ा जानेंगे कि ये जो हमारा है IRDA, ये क्या है, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो IRD है इसका मेन मुख्य कार्य क्या है, तो जी इसका मेन मुख्य जो कार्य है, इसका मुख्य कार्य जो होता है, जो हमारे जितने भी पॉलिसी धारक का की शिकायतें और शिकायतों को देखना और उनका संरक्षण करना, साथ ही साथ उनका संरक्षण के साथ उनको शिकायतों को सुनना और उनकी शिकायतों का निवारण भी करना, इसका क्या है, मेन उद्देश्य है। और इससे संबंधित जितने भी बीमाकर्ताओं के साथ साथ इनके जितने भी इनकी जो शिकायतें हैं इनको दर्ज करना और उनका करना, उनको हल करना और समस्याओं का समाधान करना, इसका मेन उद्देश्य ये हमारा ये पड़ता है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बीमा कंपनियों को रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी भी करता है और उन्हें ये क्या करता है, रेगुलेट भी ये करता है। तो ये उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट है। अगला जानेंगे यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं।